पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सेव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सेव दिवस निम्न में से, देखो सेफ, सेफ वो वाला सेफ्टी वाला नहीं, खाना पीना। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग बढ़िया खाना पीना बनाते हो? और कितनों का मानना है कि लड़के अच्छा खाना बनाते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स? जिसको ऐसा लगता है कि लड़के अच्छा खाना बनाते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, वो 1 लिखे, लड़कियां भी लिख सकती हैं। और जिनको लगता है नहीं लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती हैं, वो लिखे 2। भैया ये देखो, पुरुष मर्द के बीच में बराबरी, मर्द और महिला के बीच में बराबरी वाली बात है कि कौन अच्छा खाना बनाता है। लेकिन उससे पहले बता दें कि अंतरराष्ट्रीय सेव दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लड़के ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लड़के ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। कभी आपके पापा घर में खाना बना दे, अब कुछ लोग के पापा नहीं बनाते होंगे, या बड़े भैया बना दे, तुम देख लो तुमसे और मम्मी से अच्छा बना देंगे, मैं लिख के रख रहा हूं। अब वो व्यस्तताओं में होते हैं इसलिए नहीं कर पाते हैं। तुम ही लोग खुद कहती होगी जिस दिन पापा बना दे उस दिन मजा आ जाए खाना खाने में, तो ऐसा भी होता है। लेकिन लड़कियों ने भी, बहुत सारे ने स्वीकार किया कि लड़के अच्छा खाना बनाते हैं। तो 20 अक्टूबर को विश्व सेव दिवस बनाया जाता है। देखो इसमें भी जो बना रहा है लड़के का ही हाथ है, कटपीट करके बना रहा है। ठीक है ना, वैसे भी देख लो, ठेले से लेके रेस्टोरेंट तक, गली मोहल्ले के होटल से लेके होटल ताज तक, हर जगह सेफ कौन मौजूद है? तो लड़के ही ऑलमोस्ट मौजूद हैं। तो सेफ के पेशे को सम्मान देने के इरादे से 20 अक्टूबर को क्या किया गया है? सेफ दिवस का किया गया है ग्रोइंग ग्रेट सेफ्स। ठीक है ना, ये इस बार की थीम है, ग्रोइंग ग्रेट सेफ्स इस बार की थीम है। अच्छा, ये किसकी याद में मनाया जाता है? विश्व के सबसे बड़े सेफ माने जाते हैं डॉक्टर बिल गैलोघेर। ठीक है ना, डॉक्टर बिल गैलोघेर को सम्मान देने के लिए ये ग्रोइंग ग्रेट सेफ्स का दिवस मनाया गया है। अगला पॉइंट, तो डॉक्टर बिल गैलोघेर ने इंटरनेशनल सेफ डे मनाने की शुरुआत की थी 2004 में। ठीक है, अगला पॉइंट, 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? मेला महोत्सव का बिल्कुल आज वीकली रिवीजन होगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आज आपने बोला था कि वीकली रिवीजन, तो वीकली रिवीजन होगा लल्ला, पहले रेगुलर वाले क्वेश्चंस भी तो पढ़ लो, फिर उसके बाद वीकली। 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? देखो एंथोरियम महोत्सव संबंधित है मिजोरम से। ये मिजोरम से 2 दिन में चल रहा है एंथोरियम महोत्सव, इसके बारे में जानेंगे। एंथोरियम, इसका आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना, खुशी का अवसर है, मिजो लोग जो है इसे मनाते हैं, मिजो लोग इसे मनाते हैं। वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपनी परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं, वही है एंथोरियम महोत्सव। लेकिन देखना, वो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा, एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अब इसको स्टैटिक ले लो या करंट अफेयर ले लो, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बनेगा एंथोरियम। अगला, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ निम्न में से किस उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? ऐसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करता है, लेकिन हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस का आप जरूर याद रखा करें। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक आर्टिकल खूब पूछता है हाई कोर्ट से रिलेटेड, आर्टिकल 222, यह किससे संबंधित है बताओ तो? आर्टिकल 222, आर्टिकल 224, 214, आर्टिकल 214 और आर्टिकल 232, आर्टिकल 226, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और मैं जो पूछा हूं कम से कम मैं वो आंसर कर दूं, ये 3 आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर से रिलेटेड है, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर से रिलेटेड है। और आजकल बहुत चर्चाओं में रहा मणिपुर, और मणिपुर का नाम आते ही आपको फिर कुकी और मैती, ये 2 शब्द जरूर याद रखने चाहिए। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं आपके कौन? सिद्धार्थ जी, ये हैं, इन्होंने शपथ ली है। याद रखिएगा, मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके हैं। राज्यपाल से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता है तो वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल 226 रीट जारी करने से है, 214 हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इससे रिलेटेड है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 7वें मुख्य न्यायाधीश है यहाँ की राज्यपाल को जरूर याद रखना, और ये नाम भी याद रखना। आप सभी को पता है कि अभी तक थोड़ा थोड़ा मणिपुर में दिक्कतें चली रही। अगर पिछले 7-8 महीनों से कोई एक मुद्दा भारत में लगातार छाया है तो वो मणिपुर छाया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो मणिपुर का क्वेश्चन चाहे मुख्यमंत्री पूछ दे, राज्यपाल पूछ दे, मुख्य न्यायाधीश पूछ दे, मतलब सुरक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकता है। हाल ही में भारत और किसके बीच चेरिया पानी नामक नौ सेवा शुरू की गई है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे देश में सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चेरिया पानी नौका सेवा शुरू की गई। अब सोचो, अगर पानी वर्ड है और नौ सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, जल परिवहन को, तो हम लोग का इनसे कोई जल परिवहन से तो मतलब है नहीं। अफगानिस्तान से बचे 3 ऑप्शन, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। बांग्लादेश जाने के ये श्रीलंका से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये श्रीलंका, देखो इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है चेरिया पानी। ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक ऐतिहासिक समुद्री मार्ग को, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये 110 किलोमीटर की यात्रा ये नौका सेवा शुरू करेगी। भारत के नागपट्टिनम, अब जो लड़के पेट का एग्जाम उत्तर प्रदेश में होने वाला है ना, बिहार दरोगा का एग्जाम जो कैंसिल हुआ फिर से दोबारा होगा, उनको अगर पूछेगा तो हो सकता है पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ दे कि नागपट्टिनम, और कहां से पूछ देगा कहां से कहां के बीच में चलाई गई है। देखो हर राज्य का अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। अगर उसको टफ करना होगा तो इन 2 जगह का नाम देके पूछेगा किन जगह चलाई गई है, या फिर पूछ देगा कितने किलोमीटर की यात्रा है, चेरिया पानी कहां चलाई गई है, ठीक है ना। तो चेरिया पानी नामक यह सेवा 19वें दशक के शुरुआत से चले आ रहे समुद्री संबंधों को फिर से जागृत करती है। अगले पॉइंट पे जाएंगे लल्ला। मिलान 2024 नामक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा। देखो इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। मिलान का आयोजन 19 से 27 फरवरी को किया जाएगा विशाखापत्तनम में, जो कई राष्ट्र के नौसेना आकर के इसमें भाग लेने वाले हैं। कहां पे, तो विशाखापत्तनम में 19 से 27 फरवरी को होगा 2024 में। ये अभी से घोषणा कर दी गई है। इस अभ्यास में विदेशी देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी। यह 2 वर्ष में एक बार होता है। कई बार पेपर में देखो कुछ अभ्यास तो प्रतिवर्ष होते हैं, लेकिन कुछ अभ्यास होते हैं जो 2 वर्ष में एक बार होते हैं। 1995 से यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अब इसको हम लोग एक बार तब पढ़ेंगे जब ये फरवरी में न्यूज रहेगा, ठीक है ना, फरवरी में न्यूज रहेगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं। निम्न में से किस स्थान पे, हम लोग पहले करेंट अफेयर तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आपके वीकली रिवीजन है वो भी किया जाएगा, 25 हार्ड डे चैलेंज वाला। निम्न में से किस स्थान पर पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले भारतीय सैन्य विरासत का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है ना। कहां किया जा रहा है लल्ला, तो नई दिल्ली में ये किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। हाल ही में सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं। ये 2 दिन तक चलने वाला है और इसमें मतलब बहुत तरीके की चीजों को दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, जैसे कला, नृत्य, नाटक, कहानी। और यह महोत्सव सैन्य इतिहास और विरासत, मतलब जितना हमारे सेना का गौरव है उसको आम लोगों को दिखाया जाएगा, गौरवमयी क्षणों को। ये है वैश्विक मेगा कपड़ा कार्यक्रम की मेजबानी निम्न में से किस के द्वारा की जा रही है। देखो मेगा कपड़ा की मेजबानी की जा रही है नई दिल्ली में, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि आएंगे और अपने अपने देशों के के कपड़े को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। भारत टेक्स 2024 इसका नाम है, ठीक है ना। जो कपड़ों का मतलब यूं समझो, अब ठंड का दिन आ गया, नए कपड़े तुमको याद आ रहे होंगे, स्वेटर, शॉल, जैकेट, इस तरीके की चीजें। तो भारत टेक्स 2024। अच्छा यहाँ पे एक बात और याद दिला दूं, जितने लोग मुझे देख रहे हो, भैया शर्ट खरीदना, टी शर्ट खरीदना, लड़कियों तुम लोग टॉप खरीदना, सूट खरीदना 1 महीने के लिए रोक दो। अगर कल परसों 10 दिन में इंतजाम हो तो। अब आप कहोगे क्यों सर, भैया ठंड का दिन आ रहा है, अब तुम सूट खरीद लो, टॉप खरीद लो, शर्ट खरीद लो, जीन्स ये खरीद
खरीद लो, कोई फायदा तो है नहीं, ऊपर तो स्वेटर या जैकेट पहनना है, तो पैसा बचाओ एक महीना, अगले महीने कुछ बढ़िया खरीदा जाएगा। सही नहीं उपाय है। हम भी सोचे थे, कल संडे पड़ा, हम सोचे जाके 2 शर्ट ले लें क्या, फिर सोचे क्या ही फायदा है, 2 शर्ट महीने में 3-4 बार पहनेंगे, फिर तो जैकेट, तो पैसा बचाना पड़ेगा ना, तो अगले महीने अच्छा खरीदा जाएगा। देखो एक को पूछ रही क्यों सर, स्वेटर जैकेट में शर्ट टी शर्ट ढक नहीं जाएगा। तो अब याद रखना कि तुम लोग को कपड़ा भारत टेक्स 2024 में बढ़िया बढ़िया खरीदना है, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। कोल्ड ब्लडेड लव, ठंडा प्यार, ओहो ठंडे खून वाला प्यार, ये किताब तुम लोग नहीं भूलोगे। कोल्ड ब्लडेड लव यह निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? सर देखिए, ये एक लड़की के ऊपर है। अच्छा, लड़कों के ऊपर उतनी किताब है, ना ड्रेस है, ना साबुन है, ना बिस्कुट है। आज के 3 साल पहले चले जाओ, 4 साल, अब तो मान लो कुछ क्रीम व्रीम आ जाते हैं, नहीं तो लाइफ बॉय साबुन बना है लड़कों के नहाने के लिए, बेचारे उसी में क्लिनिक प्लस लगा के बाल धुल लेते हैं अपना 1 रुपया वाला। और बिस्कुट तो कोई बना ही नहीं है अपने लिए, पार्ले जी खा लिए तो खुश हो गए। क्रीम का तो तुम सपने में न सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ बना है। अब 2-4 ठो आते हैं कि ये क्रीम लगाइए वो हो जाइए, उससे हम लोग के मजबूत पत्थर जैसे शकल पे कुछ होना नहीं है। तो बस ठीक है, किताब भी तुम्हारे लिए नहीं है। कोल्ड ब्लडेड लव है, गिरीश दत्त शुक्ला लिखे हैं। शुक्ला जी, पंडित जी खुद लड़के हैं और लिख दिए लड़की को। जान ही रहे हैं किताब चलेगी कहां से, लेकिन मस्त लग रहा है ना, ग्लास में एकदम ब्लड भरा हुआ है, फिर निकल रहा है प्यार वाला बात है। देखो कितना खतरनाक। कोल्ड ब्लडेड लव एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो लिखा गया है मानव की मनोविज्ञान को पढ़ते हुए एक लड़की के ऊपर, कि उसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है जब वो खतरनाक टाइप की हो जाती है, मतलब कि जब वो प्यार व्यार में होती हैं। तो कोल्ड ब्लडेड लव के बारे में लिखा गया, उनका मनोविज्ञान, समझ रहे हो ना। उसको तो देवता नहीं समझ पाए, शुक्ला जी क्या समझ के लिखेंगे, लेकिन फिर भी शुक्ला जी ने लिख दिया है, तो जिसका मन हो पढ़ लेना, कोल्ड ब्लडेड लव। ठीक है, अगला पॉइंट। तो इस किताब में एक महिला की कहानी है, लड़कों देख लो, अपने दर्दनाक बचपन से डरी हुई है। एक काला रहस्य है जिसने उसे वर्षों तक परेशान किया है, कुछ नहीं खुद उलझी होगी। काला रहस्य, इतना बड़ा बाल यहाँ तक का सब रखी रहती है, खुद काला रहस्य है। ठीक है, तो दर्दनाक बचपन है और उस पर लिखा है। खैर, ओवरऑल या तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कैसी है ये किताब। निम्न में से किसके द्वारा महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर, मतलब ओलंपिक में वही खेलता है जिसके लिए पहले क्वालिफायर मैच भी होता, ऐसे सब ओलंपिक में नहीं खेल लेता है। तो निम्न में से किसके द्वारा महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी की जाएगी? सर भारत के द्वारा की जाएगी। क्लियर है, भारत के द्वारा की जाएगी। और FIH हॉकी इसमें तो इतना ही बात याद रखनी है, 13 से 19 जनवरी के बीच में कई देश भारत में जुड़ जाएंगे महिलाओं के हॉकी टीम के, धनाधन हॉकी खेलेंगे। जो टीम क्वालिफाई करेगी वही जाएगी 2024 के हॉकी में। ठीक है, हॉकी में जाएगी। तो ये बात बस याद रखना। और सारा आयोजन कहां हो रहा है? रांची झारखंड के मारंग घूमके जयपाल एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में। ठीक है ना। अगला, धोर्डो किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 54 पर्यटन गांवों में स्थान दिया गया? अच्छा, पंजाब का गांव उसमें फर्स्ट है। ठीक है ना। तो धोर्डो सर स्थित है गुजरात में। धोर्डो गुजरात का एक गांव है जिसे विश्व के शीर्ष 54 पर्यटन गांवों में स्थान दे। कितना सुंदर सुंदर सजा है। अच्छा, कितने लोग ये मानते हो कि गांव में, देखो ये बड़ा एक कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप शायद सहमत होंगे तो होंगे, आपके विचार होंगे। जैसे हम लोग नदी, पहाड़ और वादियों में जाते हैं, इस तरीके के सुंदर सुंदर गांवों में जाते हैं, तो कितने लोगों का मानना है कि ये गांव वगैरह सर 4 से 6 दिन अच्छे लगते हैं, उसके बाद फिर सर बाहर तो निकलना पड़ेगा, वो वन लिखें। और कितने लोग ये मानते हैं कि नहीं सर ये सब जीवन भर यहीं रहना चाहिए, गांव में और वादियों में, पहाड़ों में, और एकदम आनंद से कटेगा, वो 2 लिखें। 4 से 6 दिन सर अच्छा लगता है, फिर वादी, पहाड़, झरना भी, एक लिमिट के बाद झरना से रोज पानी गिरते हुए देख रहे हो, घर से निकले झरना, कुछ अगल बगल नहीं, बस शांति शांति। तो कितने लोग वन लोग, अगर ये थोड़ा सा कड़वा सच वाला भी फैक्ट है, मैं एक ईमानदारी से बता रहा हूं। मुझे लगता है अभी आप लोग कहते हैं गांव में नहीं लल्ला, अब गांव शहर मुझे लगता है सब बराबर हो गए हैं। तुम 5 बजे भोर में आ जाओ, दिल्ली में मेट्रो भरी हुई
चलती हैं, वही लड़कियां वही औरतें अपने बच्चों के लिए टिफिन भी बना देती हैं और खुद ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत धारणा बनती जा रही है। गांव की जिंदगी अच्छी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। गांव के लोग तेज फास्ट सुबह उठ जाते हैं, नहीं आके देखिए कैसे मेट्रो भरी रहती है। लड़कियां औरतें पुरुष सब अपना टिफिन बना के 5 बजे 6 बजे भोर में हाथ में बैग लेकर के ऑफिस जाते हुए आपको नजर आएंगे। ये सत्य है लल्ला, आके आप कभी देखो तो स्थिति मेट्रो सिटीज की। वो बहुत सारी तो ऐसी महिलाएं हैं, उनको सैल्यूट है, अपने पति के लिए भी टिफिन बना देंगी कर देंगी, और वो बच्चों को भी तैयार करके उनका टिफिन उफिन बंद करके रख देती हैं कि आप जाइएगा तो बच्चे को मैं जी निकल रही हूँ। ये होता है सुबह 6 बजे 7 बजे। लेकिन वही है कि एक ट्रेंड चल गया है कि गांव को अच्छा बताना, शहर को ऐसे ही बताना। नहीं, ये गलत है। दोनों मेहनती जगह है, दोनों मेहनती जगह है, ठीक है ना। गांव का अपना अलग मेहनत है, शहर वालों का अपना अलग मेहनत है। खैर, धोर्डो जो कि कच्छ में पड़ने वाला एक गांव है, विश्व के 54 शीर्ष गांवों में शामिल हुआ है, ठीक है ना, शीर्ष गांवों में शामिल हुआ है। और इसमें एक बात याद रखना कि इस विश्व पर्यटन संगठन ने 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची प्राप्त की है और धोर्डो उसमें स्थान प्राप्त किया है। पंजाब का गांव फर्स्ट पोजीशन पे है। 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी, वो प्रिक्स नहीं होता है, फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, सेबेस्टियन वेटल कभी जीत रहे हैं, कभी मैक्स वर्स्टेपन जीत रहे हैं। प्रिक्स समझ गए ना, जो गाड़ी रेस होती है यार, कार रेस, तो उसका दूसरी बार होस्ट कौन करने जा रहा है, दूसरी बार होस्ट कौन करने जा रहा है? तो सर बी ऑप्शन हैदराबाद। पहला वाला भी हैदराबाद में ही हुआ था 2023 वाला, अब 2024 वाला भी जो गाड़ियों की रेस है वो हैदराबाद आयोजित करेगा, ठीक है ना। तो हैदराबाद का जो ये शहर है वो आयोजित कर रहा है ई प्रिक्स, ठीक है ना। ये 10 फरवरी 2024 को कार रेसिंग होगा, फिर देखेंगे कि कौन जीतता है इस ई प्रिक्स को। इस बार का आयोजन फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल और फार्मूला ई ने आधिकारिक तौर पे हैदराबाद को घोषणा कर दी, भैया यहाँ पे होगा। अगला पॉइंट, हैदराबाद ई प्रिक्स में एक नए भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला डेब्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। जेहान दारूवाला ये डेब्यू करने वाले हैं। जीतने के चांसेस आपको कितने लग रहे हैं? हमें तो पूरे लग रहे हैं, दारूवाला है, जीत जाएंगे, बढ़िया खेलेंगे, क्योंकि मतलब ये लोग बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। मैंने इनका 1-2 ट्रायल देखा हुआ है जेहान दारूवाला जी का, तो ऐसे ही जैसे यूट्यूब पे डालोगे ना तो आ जाएगा, तो देखो अच्छा है, इसलिए जीत सकते हैं। निम्न में से कौन अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? अपतटीय पोत से चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला। अच्छा, इन क्वेश्चंस में मन नहीं लगता है, आधे को समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन जब पेपर में आएगा तो रो मारेंगे, दत्त सासुरा क्या पढ़े थे, क्या आ गया। निम्न में से कौन अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला है? जापान। अब जरा समझते हैं कि ये रेलगन क्या है सर, समझो जरा। जापानी समुद्री बल ने समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में स्वयं को स्थापित करने के लिए अपतटीय प्लेटफॉर्म से कैलिबर समुद्र विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पहली बार है जब कोई देश किसी अपतटीय प्लेटफॉर्म से रेलगन लॉन्च करेगा। देखने से ही समझ में आ रहा है ना, रेलगन धक 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 खत्म, ठीक है। तो यह उल्लेखनीय उपलब्धि है जब पहली बार कोई देश किसी अपतटीय प्लेटफॉर्म से रेलगन लॉन्च करने वाला है। आमतौर पर रेलगन जहाजों पर लगाए जाते हैं, लेकिन जापान की इस तकनीक को जमीन और समुद्र दोनों पर अप्लाई किया है, ठीक है ना। नहीं तुम जैसे कोई हॉलीवुड की पिक्चर देखो, ऐसे एरोप्लेन आती है, अब उसमें से 2 ठो गन निकल जाएंगे, धक 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 ऐसे उड़ाते हुए चले जाएंगे। ऐसा मूवी देखे होगे ना कि हवाई जहाज उड़ रहा है, कितनी हॉलीवुड की पिक्चर हम देखे होगे, और उसमें से 2 मशीन गन टाइप की निकली और रोल होते होते गोली मारते निकल गई। तो आमतौर पे वो कह रहा है कि रेल गन जहाजों पर लगाए जाते थे, ऐसे रोल होते होते मारते हुए निकल गए, लेकिन अब समुद्र। तो रेल गन एक अत्याधुनिक विद्युत चुंबकीय हथियार है जिसे अविश्वसनीय रूप से उच्च वेग पर प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगभग मैक 7 की गति तक पहुंचता है, जो ध्वनि की गति से 7 गुना तेज है। ठीक है, अब मजा आएगा, जमीन से भी ऐसे पानी से भी उड़ाते हुए निकल लेंगे सब, ठीक है। अगला पॉइंट, तो रेलगन आई होप सभी को समझ में आ गया हो कि जापान एकदम उड़ा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पुलिस, अच्छा ये करने के बाद हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं, जिनका पिछला हफ्ता थोड़ा छूटा हो वो रिवीजन भी करेंगे। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया कल, तो भैया दशहरा है,
अब तुम लोग अभी बता दो कि कल सुबह का क्या कार्यक्रम है, या तो हम लोग कल थोड़ा भगवान राम जी को याद कर लिया जाए, या तो आके सुबह करंट अफेयर उड़ा दिया जाए। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 21 अक्टूबर। ठीक है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया? 21 अक्टूबर को। तो ये पुलिस मैट्रियर्स डे 21 अक्टूबर को मनाया। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। ठीक है ना, 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। तो उस दिन की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को। ठीक है, अगला पॉइंट, सीआरपीएफ के जवानों और तिब्बत के 2600 मील की सीमा पर गश्त करने का जिम्मा मिला था सीआरपीएफ को, और तब अचानक चाइनीजिया सब ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तुम लोग भी बड़ा चाइनीज मोमो लिगड़ी पिगड़ी खाते रहते हो ना, मत खाए करो ये सब। धीरे धीरे अब दीपावली आ गई, ये वाला ज्ञान तो मैं नहीं दूंगा कि पटाखा छोड़ो या न छोड़ो, इस पे मेरा कोई ज्ञान बत्ती नहीं चलेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हो सके तो लोकल बैठे हुए छोटे बच्चे जो बेचते रहते हैं उनसे दिए हुए जरूर खरीदना। चाइनीज लता पताका से अच्छा है दिया। 2 लीटर सरसों का तेल लेकर के बढ़िया दिया में डाल करके और बत्ती उत्ती लगा के दीपावली इस बार जगमगा देना। यही दिन याद आ जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यही दिन याद आ जाएगा तो भी ये काम कर ले जाओगे। बाकी तुम समझ ही रहो ये प्रयत्न क्यों है। लोकल, वोकल फॉर लोकल। ठीक है ना, ट्रस्ट योर लोकल आर्टिस्ट, सब पे ट्रस्ट करो, अच्छा रहेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए किसके द्वारा भारत डिजी कवच नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है? ठीक है ना, बताओ, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए किसके द्वारा भारत डिजी कवच नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है? भारत डिजी कवच नामक प्रोग्राम गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, गूगल के द्वारा। ये ऐसा डिजी कवच है कि अगर आपको साथ कोई फाइनेंशियल धोखाधड़ी होता है उससे बचने के लिए एक सक्रिय कदम है। ठीक है ना, फाइनेंशियल धोखाधड़ी नामक प्रोग्राम शुरू किया गया। गूगल ने प्राथमिकता ध्वजवाहक के रूप में फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ साझेदारी की है। ठीक है ना, निम्न में से किसे कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? कोई जरूरत नहीं है बैंक का तुम्हें बहुत जोर दे करके याद करने के। ऐसे क्वेश्चंस किस्मत खराब होगी तो एसएससी, रेलवे, जीडी, एमटीएस या कोई पूछेगा नहीं तो नहीं पूछता है। अब आ जाओ मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है ना, कोटक की हाँ ये स्टैटिक कि कोटक महिंद्रा बैंक 21 नवंबर 1985 को बना था और मुख्यालय